आज आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो आर्मेचर वाइंडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का वह मुख्य भाग है जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। एसी मशीनों में यह भाग स्टेटर पर बंधे आधे ढके या खुले स्लॉटों पर लपेटा जाता है, जबकि डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है। इसमें इस भाग में कॉइलों के समूह को निश्चित ढंग से रखा जाना आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। यानी कि कॉइलों के समूह को निश्चित ढंग से रखा जाना ही आर्मेचर वाइंडिंग कहलाता है। आर्मेचर वाइंडिंग होता क्या है? एक आर्मेचर को वाइंड करने के लिए आवश्यक पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो होता है कंडक्टिंग मटेरियल, दूसरा जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। तो कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है, छोटी मशीनों के आर्मेचर में गोल कॉपर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिक आउटपुट वाली मशीनों में आयताकार कंडक्टर लगाए जाते हैं जिन्हें स्ट्रिप कहा जाता है। यानी कि छोटी मशीनों में जो आर्मेचर गोलाकार कॉपर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिक आउटपुट वाली मशीनों में आयताकार कंडक्टर लगाए जाते हैं जिसे स्ट्रिप कहा जाता है। कंडक्टरों को इंसुलेट करने के लिए प्रयोग किए गए इंसुलेशन के अनुसार उन्हें उसी नाम से पुकारा जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीनों को आर्मेचर में निम्नलिखित कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि एनेमेल्ड वायर, और दूसरा जो आता है आपको सुपर एनेमेल्ड वायर जो 6SW से 44SWG तक होते हैं। यानी कि जो सुपर एनेमेल्ड कॉपर वायर जो होते हैं वह 6 यानी स्टैंडर्ड वायर गेज से 44 स्टैंडर्ड वायर गेज तक उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं कि सिंगल कॉटन कवर कॉपर एमल्ड पावर, जो क्या बोलते हैं सिंगल कॉटन कवर कॉपर एनेमेल्ड वायर जो होता है। दूसरा होता है डबल कॉटन कवर्ड कॉपर एनेमेल्ड वायर। यह जो होता है 12SWG से 48SWG तक के साइज में होते हैं। सिंगल सिल्क कॉपर एनेमेल्ड वायर, और तीसरा में आता है इसके दूसरा में डबल सिल्क कॉपर एनेमेल्ड वायर 14SWG से 48SWG तक के साइज उपलब्ध होते हैं। स्ट्रिप कंडक्टर, ये कंडक्टर आकार में चपड़े होते हैं। मतलब ये कंडक्टर आकार में क्या होते हैं? चपड़े होते हैं, चपटे। अधिक करंट कैपेसिटी की मशीन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये स्ट्रिप अच्छी क्वालिटी के इंसुलेटिंग टेप से ढकी होती है। उपरोक्त सभी वाइंडिंग वायर किलोग्राम की रीलों में उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं इंसुलेशन मटेरियल। तो इंसुलेशन मटेरियल जो होता है, शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल मशीनों में प्रयोग होने वाले इंसुलेटिंग मटेरियल नमी रोधक होने चाहिए। इस्तेमाल होने वाले इंसुलेशन मशीन की वोल्टेज पर निर्भर करता है। अधिक वोल्टेज की मशीनों के लिए स्लॉटों को माइका नाइट या इम्प्रेग्नेंट माइका की तरह से इंसुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। एम्पायर, जिसको बोलते हैं एम्पायर क्लॉथ। एम्पायर क्लॉथ होता कैसे? यह काला या पीला स्लॉट इंसुलेशन। इसका आकार साइज इसकी मोटाई के अनुसार मिल, यानी कि 1 मिल बराबर जो होता है 1/1000 जो होता है वह में मापा जाता है। यानी कि 1 मिल यानी 1/1000 होता है, 1 मिल में मापा जाता है। यह 7 से 10 मिल तक उपलब्ध है। यह नमी रोधक है और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है। मिलनेक्स पेपर यह बहुत अच्छा स्लॉट है। यह रंग में दूध की तरह सफ़ेद और 5 से 10 मिल मोटाई का होता है और किलोग्राम या मीटर के रोलों में उपलब्ध है। यह नमी रोधक है। लेथराइट पेपर, तो लेथराइट पेपर जो होता है इसको भी स्लॉट इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी मैकेनिकल या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है। यह स्लेटी रंग का होता है और 5 से 10 मिल मोटाई का होता है। किलोग्राम या मीटर के रोलों में उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं फिल्म लेथराइट। तो फिल्म जो लेथराइट जो होता है
इंसुलेटिंग फिल्म से ढका लेथराइट पेपर फिल्म लेथराइट कहलाता है। यह एक अच्छा क्या होता है, एक अच्छा स्लॉट इंसुलेटिंग पदार्थ है। 5 से 15 मिल की मोटाई का होता है, किलोग्राम या मीटर के रोलों में उपलब्ध है। यह लेथराइट पेपर से महंगा है। माइकानाइट, माइका जो को सैलाक के साथ मिलाकर माइकानाइट तैयार किया जाता है। कभी कभी पेपर या कपड़े पर माइकानाइट जमा देते हैं, तब इसे माइकानाइट पेपर या माइकानाइट क्लॉथ कहा जाता है। बहुत अच्छा स्लॉट इंसुलेशन है और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है। नमी रोधक और अग्निरोधक के जो होता है इसे हल्का सा क्या किया जाता है, गर्म करके स्लॉट में प्रयोग किया जाता है। यह 2 से 6 mm मोटी सीटों में उपलब्ध है। फाइबर जो होता है इसे भी स्लॉट इंसुलेशन की तरह प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग वाइंडिंग पूरी होने के बाद स्लॉटों को बंद करने या टर्मिनल प्लेट को बनाने के लिए किया जाता है। यह रंग में क्या होता है, कत्थई यानी भूरा, और 105 से 15 mm मोटाई में उपलब्ध होता है। कॉटन टेप और सिल्क, इसे क्वाइलों या वाइंडिंग को टेप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह 12 से 20 या 25 mm चौड़ाई के 50 या 100 मीटर के रोलों में उपलब्ध होती है। कॉटन टेप की अपेक्षा सिल्क टेप अधिक तापमान पर कार्य कर सकता है। एम्पायर टेप जो होता है यह एम्पायर क्लॉथ से बनाई जाती है और इसका प्रयोग तारों, केबलों इत्यादि को इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। नमी रोधक और 12 से 20 तक इसका जो होता तथा इसका नमी रोधक है, और इसका जो होता है 12 20 तथा 25 चौड़ाई mm में और 50 से 100 मीटर के रोलों में उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं ग्लास टेप। ग्लास रुई से बनाई जाती है। इसका प्रयोग विशेष तौर पर अधिक तापमान पर कार्य करने वाले क्वाइलों और वाइंडिंगों को इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। यह भी उपरोक्त साइज में उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं स्लीव की। तो स्लीव जो होता क्या है, स्लीव जो होता है, स्लीव के मोटर की वाइंडिंग जोड़ों तथा मेन लीडों को इंसुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे कॉटन या एम्पायर क्लॉथ, पीवीसी तथा ग्लास कॉटन से बनाया जाता है। इसलिए इसे क्रमशः कॉटन स्लीव, एम्पायर स्लीव, पीवीसी स्लीव या ग्लास कॉटन स्लीव कहते हैं। कॉटन स्लीव को डीसी आर्मेचर वाइंडिंग और इसकी फील्ड वाइंडिंग में प्रयोग करते हैं। यह 1 mm से 4 mm साइज तक विभिन्न रंगों में 50 से 100 मीटरों के रोलों में उपलब्ध होती है। एम्पायर स्लीव आमतौर पर एसी आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयोग की जाती है। 1 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होती है। इसका व्यास 1 mm से 6 mm तक होता है। मेन लीडों को इंसुलेट करने के लिए अधिकांश पीवीसी स्लीव प्रयोग की जाती है, क्योंकि यह नरम होती है और वाइंडिंग में उपलब्ध ऊष्मा के कारण पिघल जाती है। इसलिए एसी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर इसका प्रयोग करना वर्जित है। जहां एक मशीन को अधिक तापमान पर गर्म यानी कि जहां पे एक मशीन को अधिक तापमान पर कार्य करना हो, वहां ग्लास स्लीव प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं बाइंडिंग थ्रेड। यह मजबूत इंसुलेटिंग पदार्थ का बना होना चाहिए कि उसकी क्वाइलों और जोड़ों और वाइंडिंगों को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। बम्बू यह पूर्ण रूप से सूखा होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग स्लॉटों की खपचियों बनाने के लिए किया जाता है। इन खपचियों का कार्य मशीनों के समान कार्य के समय क्वाइलों को बाहर आने से रोकना है। अब बात करते हैं रेजिन कोड सोल्डर जो होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में सभी जोड़ों को सोल्डर करना बहुत आसान होता है, और इस कार्य के लिए टीन लेड 60-40 50-50 की एलॉय का प्रयोग किया जाता है। खोखली सोल्डर तार का जो रोजिन से भर देते हैं, तब उसे रेजिन कोड सोल्डर वायर कहते हैं। 10, 12, 14 SWG में उपलब्ध होती है तथा प्रत्येक 400 और 500 ग्राम के रोलों में उपलब्ध होती है। फ्लक्स या सोल्डिंग फ्लक्स रेजिन एक सामान्य फ्लक्स जिसका प्रयोग विशेष तौर से कंप्यूटर सेगमेंट को सोल्डर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक एसिडिक प्रभाव से मुक्त होता है। एसी आर्मेचर वाइंडिंग के जोड़ों को सोल्डर करने के लिए केवल सोल्डिंग पेस्ट ही प्रयोग की जाती है। यह आधे किलोग्राम के डिब्बों में उपलब्ध होती है। इंसुलेटिंग वार्निश यह मुख्य और महत्वपूर्ण इंसुलेटिंग पदार्थ है, जिसे वाइंडिंग पूरी होने के पश्चात प्रयोग किया जाता है। यह 1, 2, 5 और 10 लीटरों के डिब्बों में उपलब्ध होती है। यह निम्नलिखित कार्य करती है। वाइंडिंग के इंसुलेशन को वाइंडिंग के इंसुलेशन को मजबूत करती है। यह वाइंडिंग को मजबूत से बांधे रखती है।
यह नमी के प्रवेश को रोकती है। अब बात करते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन एसी आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयोग होने वाले मौलिक शब्द। फंडामेंटल टर्म्स यूज एसी आर्मेचर वाइंडिंग। एसी आर्मेचर वाइंडिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों का वर्णन नीचे दिया गया है। कॉइल की एक्टिव साइट ऑफ ए कॉइल। कॉइल का वह भाग कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर के स्लॉटों में पड़ा हो। कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर के स्लॉटों में पड़ा रहता है और केवल इस भाग में ही ईएमएफ उत्पन्न होते हैं। केवल इस भाग में ही ईएमएफ उत्पन्न होते हैं। इसे इंडक्टर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंडक्टर भी कहते हैं और एक्टिव साइट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्या बात करते हैं एक कॉइल की इनएक्टिव साइट। अब इनएक्टिव साइट कॉइल क्या होता है? एक कॉइल की इनएक्टिव साइट या एंड टर्न कॉइल की इनएक्टिव साइड या एंड टर्न यह कंडक्टर का वह भाग है जो दो कंडक्टरों को जोड़ता है। अब इस पिक्चर्स में दिखाया गया है यह क्या है? इंटर्न्स। यह जो है इंटर्न्स है, इसे इनएक्टिव साइड कहा जाता है और जिसमें ईएमएफ बनता है उसको इंडक्टर या एक्टिव साइड बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इसको इंड टर्न ऑफ इनएक्टिव साइड कहा जाता है। और इस दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं कॉइल स्पेन। क्या बोला जाता है? कॉइल के दोनों के बीच में जो गैप होता है ना उसको बोला जाता है कॉइल स्पेन। टर्न यह कंडक्टर का एक बंद रास्ता है जो दो असमान पोलों के नीचे पड़े इंडक्टरों को जोड़ने पर बनता है। कॉइल दो या दो से अधिक टर्नों के सीरीज में जोड़ने से एक कॉइल बनती है। एक कॉइल की दो एक्टिव और दो इनएक्टिव साइड भुजा होती है। कॉइल के सिरे की जब बात करते हैं तो यह एक कॉइल के प्रारंभिक और अंतिम सिरे हैं जिसे कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। लीडों को जम्फर भी कहते हैं। जो लीड जो होता है उसे जम्फर भी कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल, जो पिक्चर्स 18.2 में दिया गया है। 18.2 ये जो पिक्चर्स ए जो होता है हमारा पिक्चर्स, यह क्या है? सिमेट्रिकल। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। ये क्या है? सिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल है। तो हम बात करते हैं कॉइल स्पैन की। तो कॉइल स्पैन क्या होता है या कॉइल थ्रो? तो कॉइल स्पैन या कॉइल थ्रो क्या होता है? तो दो निकटतम असमान पोलों के नीचे एक कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी को कॉइल स्पैन कहते हैं। तो पहले ही बताया जा चुका है कि कॉइल स्पैन किया जाता है किसको बोला जाता है? दो निकटतम असमान पोलों के नीचे एक कॉइल के दो एक्टिव साइडों के बीच की दूरी को कॉइल स्पैन कहते हैं। कॉइल के प्रति पोल क्या होता है? कॉइल पर पोल जिसे बोलते हैं, यह सीरीज में जुड़े हुए कॉइलों की वह संख्या जिसमें करंट बहने पर एक पोल उत्पन्न हो तो उसे कॉइल प्रति पोल या कॉइल प्रति ग्रुप कहते हैं। कॉइल प्रति पोल किसे बोलते हैं? यह सीरीज में जुड़े हुए कॉइलों की वह संख्या जिसमें करंट बहने पर एक पोल उत्पन्न हो तो उसे कॉइल प्रति पोल या कॉइल ग्रुप प्रति ग्रुप कहता है। अब बात करते हैं इस प्रकार के ग्रुपों में सभी कॉइल सीरीज में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक कॉइल का अंतिम सिरा दूसरे कॉइल के प्रारंभिक सिरे से जुड़ता है और शेष भी इसी प्रकार के जुड़ते हैं। कॉइल ग्रुप किसी मशीन में कॉइलों के कुल ग्रुपों की संख्या को कॉइल ग्रुप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी मशीनों में कॉइलों के ग्रुपों की संख्या को कॉइल ग्रुप कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह मशीन के फेजों और पोलों की संख्या का गुणनफल है। अर्थात कॉइल ग्रुप बराबर जो होता है फेजों की संख्या गुने पोलों की संख्या। कॉइल ग्रुप बराबर क्या होता है? फेजों की संख्या और पोलों की संख्या। पोल पिच अब किसे बोलते हैं? तो पोल पिच जो होता है दो पास वाले भिन्न भिन्न पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। क्या बोलते हैं? दो पास वाले भिन्न भिन्न पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। पोल पिच को स्लॉटों में नापा जाता है। पोल पिच जो होता है पोल पिच जो होता है वह
एक मशीन में स्लॉटों की संख्या, एक मशीन में जो टोटल स्लॉटों की संख्या जो होता है, जैसे ये स्लॉट है, इसको ही बोला जाता है टोटल स्लॉटों की संख्या। और बराबर बटा होता है पोलों की संख्या। अब जिसमें उसमें 4 पोल का लेना है, 5 पोल का लेना है, तो पोल पिच इस तरह से निकलता है, एक मशीन में स्लॉटों की संख्या बटा पोलों की संख्या। कॉइल पिच होता क्या है? तो कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच, कॉइल पिच को वाइंडिंग पिच भी बोला जाता है। यह एक कॉइल की दो एक्टिव साइडों के बीच स्लॉटों की दूरी। यदि वाइंडिंग पिच 6 तब कॉइल थ्रो 1। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारा यदि वाइंडिंग पिच 6 है, वाइंडिंग पिच कितना है? 6 है, तो कॉइल थ्रो 1 होगी। क्या होगी? कॉइल थ्रो 1 होगी। कॉइल थ्रो 1 से 7 होती है। और कॉइल की एक साइड स्लॉट नंबर, कॉइल का जो एक साइड का स्लॉट नंबर जो होता है नंबर 1, और दूसरी साइड का स्लॉट नंबर क्या होता है? जैसे कि इसमें एक साइड स्लॉट नंबर 1 और एक होता है दूसरी साइड स्लॉट नंबर 7। तो चित्र में 18.3 में दिखाया गया है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें टोटल स्लॉट कितना है? 7। तो इसमें पोल पिच की जो बात करते हैं तो पोल पिच 6 हो जाएगा, और कॉइल थ्रो जो हो जाएगा हमारा 1 से 7 हो जाएगा। अब तब वाइंडिंग पिच जब निकालना हो तो वाइंडिंग पिच बराबर जो होता है 7 माइनस 1 बराबर 6 वाइंडिंग पिच हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वाइंडिंग पिच पोल पिच के समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वाइंडिंग करते समय यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वाइंडिंग पिच को न बदला जाए, क्योंकि यह डिजाइनर द्वारा भिन्न भिन्न भागों को देखते हुए मशीन की अच्छी कार्यकुशलता पर ली जाती है। एक मशीन की वास्तविक वाइंडिंग पिच में कोई भी परिवर्तन मशीन की कार्यकुशलता पर प्रभाव डालेगा। पिच फैक्टर जो होता है, वाइंडिंग पिच और पोल पिच के अनुपात को पिच फैक्टर कहा जाता है। तो पिच फैक्टर बराबर जो होता है वह वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच होता है। अब बात करते हैं फुल पिच की। तो फुल पिच वाइंडिंग जो होता है, इस वाइंडिंग में वाइंडिंग पिच पोल पिच के बराबर होती है। इसमें वाइंडिंग में पोल पिच के बराबर होती है। दूसरी शब्दों में एक फुल पिच वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर इकाई के बराबर होता है, तब इस वाइंडिंग को फुल पिच कहते हैं। यदि वाइंडिंग में पिच फैक्टर इकाई से कम हो तब उस वाइंडिंग को शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं। यदि वाइंडिंग पिच फैक्टर जो इकाई से कम होता है तो उस वाइंडिंग को शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं। यदि वाइंडिंग पिच इकाई से अधिक हो तो उस वाइंडिंग को लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहते हैं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग अधिकांश सभी मशीनों जैसे कि वेरिएबल स्पीड मोटर के अलावा में किया जाता है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का प्रयोग जो करते हैं निम्नलिखित 4 मुख्य कारण है। फर्स्ट जो होता है कॉपर की बचत, जिसमें I² की हानि कम होती है, इफिशियंसी बढ़ती है, एक समान साइज वेब प्राप्त होती है, वाइंडिंग कम स्थान घेरती है। अब बात करते हैं कॉइल कनेक्शन। तो कॉइल कनेक्शन होता क्या है? एक कॉइल के अंतिम सिरे को उसी कॉइल ग्रुप के दूसरे कॉइल के प्रारंभिक सिरों के साथ जोड़ने पर जब समान पोल उत्पन्न होते हैं तो एक कनेक्शन कॉइल कनेक्शन कहलाता है। क्या कहते हैं कि एक कॉइल के अंतिम सिरे को उसी कॉइल ग्रुप के दूसरे कॉइल के प्रारंभिक सिरे के साथ जोड़ने पर जब समान पोल उत्पन्न होते हैं तो कनेक्शन या कॉइल कनेक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं पोल कनेक्शन। तो पोल कनेक्शन होता क्या है? यह वाइंडिंग का वह कनेक्शन है जो एक फेज के कॉइल ग्रुप को उसी फेज के दूसरे कॉइल ग्रुप के साथ जोड़ता है। कभी कभी इसे ग्रुप कनेक्शन भी कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? जैसे यह आपको फर्स्ट कॉइल, ये कॉइल कनेक्शन है, ये और ये दोनों जो होता है कॉइल कनेक्शन, और ये जो है यह दोनों पोल कनेक्शन होता है। तो एडजेसेंट पोल जो होता है, एडजेसेंट पोल वह जो होता है, एडजेसेंट पोल एक ही फेज द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 या 2 से अधिक पास पास वाले पोलों के बीच के कनेक्शन को एडजेसेंट
एडजेसेंट पोल कनेक्शन कहते हैं। और इसे चित्र 18.5 में दिखाया गया है। इसी को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, 4 पोलों के लिए एडजेसेंट पोल कनेक्शन। इसी को बोला जाता है क्या? 4 पोलों के लिए एडजेसेंट पोल कनेक्शन। कभी कभी इसे स्टार्ट से स्टार्ट और एंड से एंड कनेक्शन भी कहते हैं। अल्टरनेटर पोल, अल्टरनेटर पोल कनेक्शन होता क्या है? एक ही फेज द्वारा उत्पन्न होने वाले दो या दो से अधिक एक के बाद एक पोलों के बीच के कनेक्शन को अल्टरनेटर पोल कनेक्शन कहते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग कि फेजों द्वारा उत्पन्न होने वाले दो या दो से अधिक एक के बाद एक पोलों के बीच के कनेक्शन को अल्टरनेटर पोल कनेक्शन कहते हैं। जैसा कि 18.6 में दिखाया गया, इस कनेक्शन को स्टार्ट से एंड कनेक्शन कहते हैं। अब यह है हमारा 18.6 अल्टरनेटर पोल कनेक्शन, 4 पोलों के लिए अल्टरनेटर पोल कनेक्शन, जो 1 2 3 4 दिया गया है। फेज कनेक्शन होता क्या है? फेज कनेक्शन एक मशीन के फेजों के आपसी कनेक्शन को फेज कनेक्शन कहते हैं। वे स्टार या डेल्टा में होते हैं। यह आपको दिए गए अल्टरनेटर पोल कनेक्शन, 8 पोलों के लिए अल्टरनेट पोल कनेक्शन। अब बात करते हैं होम कॉइल वाइंडिंग। होम कॉइल वाइंडिंग होता क्या है? होम कॉइल वाइंडिंग एक होल कॉइल वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जिसमें प्रति फेज कॉइलों की संख्या मशीन के पोलों की संख्या के बराबर होती है। एक होल कॉइल वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जिसमें प्रति फेज कॉइलों की संख्या मशीन के पोलों की संख्या के बराबर होती है। हाफ कॉइल वाइंडिंग किसे कहते हैं? हाफ कॉइल वाइंडिंग यह वह वाइंडिंग है जिसमें कॉइलों की संख्या मशीनों के पोलों की संख्या से आधी होती है। यह वह वाइंडिंग है जिसमें कॉइलों की संख्या मशीनों के पोलों की संख्या से आधी होती है। हाफ कॉइल वाइंडिंग सामान्य सिंगल फैन, जो हाफ कॉइल वाइंडिंग जो होता है VVI क्वेश्चन, सिंगल फैन जिस सीलिंग फैन बोलते हैं, डबल स्पीड मोटर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। अब सिंगल लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में कॉइल की केवल एक साइड अर्थात ऊपरी या निचली होती है। मशीनों में कॉइलों की संख्या स्टेटर के स्लॉटों की संख्या से आधी होती है। मतलब सिंगल लेयर वाइंडिंग जिसमें लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में कॉइलों की केवल एक साइड होती है और मशीनों में कॉइलों की संख्या स्टेटर की स्लॉटों की संख्या से आधी होती है। सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल पिच अक्सर विषम संख्या और नंबर में ली जाती है। डबल लेयर वाइंडिंग, तो डबल लेयर वाइंडिंग जो होता है, डबल लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉटों में 2 कॉइल अर्थात एक ऊपरी एक निचली पड़ती है और कॉइलों की संख्या स्टेटर में स्लॉटों की संख्या के बराबर होती है। बैलेंस्ड वाइंडिंग, जब एक ही फेज के प्रत्येक पोल में कॉइलों की संख्या समान हो तब उसे बैलेंस्ड वाइंडिंग कहते हैं। जब एक ही फेज के प्रत्येक पोलों में कॉइलों की संख्या समान हो तब उसे बैलेंस्ड वाइंडिंग कहते हैं। इसे इवन ग्रुप भी कहते हैं। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड वाइंडिंग। यदि एक ही पेज के प्रत्येक पोल में कॉइलों की संख्या समान न हो तब उस वाइंडिंग को अनबैलेंस्ड वाइंडिंग कहते हैं। कभी कभी इसे ऑड ग्रुप भी कहते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक फेज में वाइंडिंग कॉइलों की संख्या अवश्य बराबर होनी चाहिए, चाहे वाइंडिंग बैलेंस हो या अनबैलेंस हो। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है यदि किसी कॉइलों में यदि किसी वाइंडिंग में कॉइलों की संख्या प्रति फेज प्रति पोल 1 है। यदि किसी वाइंडिंग में कॉइलों की संख्या प्रति फेज प्रति पोल 1 है तब इस वाइंडिंग में कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं। इस वाइंडिंग में प्रत्येक कॉइल साइड एक स्लॉट घेरती है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल या पोल या फेज एक से अधिक हो, यह भिन्न भिन्न स्लॉटों में पड़े हों तब इस वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल या पोल या फेज एक से अधिक हो, यह भिन्न भिन्न स्लॉटों में पड़े हो तब इस वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक कॉइल की पोल पिच समान होती है और केंद्र भिन्न भिन्न होते हैं।
अब बात करते हैं एसी टाइप्स ऑफ एसी वाइंडिंग। तो टाइप्स ऑफ एसी वाइंडिंग जो है यह बास्केट वाइंडिंग होता है। निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? तो निम्नलिखित 8 प्रकार के वाइंडिंग होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। फर्स्ट जो होता है बास्केट वाइंडिंग। फर्स्ट क्या होता है? बास्केट वाइंडिंग। सेकेंड होता है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। थर्ड होता है स्केन वाइंडिंग। थर्ड जो होता है स्केन वाइंडिंग। फोर्थ जो होता है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। फिफ्थ जो होता है फ्लैट लूप ओवरलैप्ड या चैन वाइंडिंग। फ्लैट लूप ओवरलैप्ड या चैन वाइंडिंग। अब सिक्स जो होता है स्क्यू वाइंडिंग होता है। सिक्स क्या होता है? स्क्यू वाइंडिंग। सेवेंथ जो होता है डायमंड कॉइल वाइंडिंग। एट जो होता है इन वैल्यूट कॉइल वाइंडिंग। एट जो होता है इन वैल्यूट कॉइल वाइंडिंग। अब बात करते हैं हम बास्केट वाइंडिंग किसे कहते हैं। तो बास्केट वाइंडिंग किसे कहते हैं? तो वाइंडिंग की साइड एक बास्केट यानी टोकरी जैसी नज़र आती है, इसलिए इसे बास्केट वाइंडिंग कहते हैं। बास्केट वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, एक सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, दूसरा होता है डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अब कंसेंट्रिक वाइंडिंग की जब बात करें तो कंसेंट्रिक या बॉक्स टाइप वाइंडिंग, जब वाइंडिंग की एक कॉइल ग्रुप 2 या 2 से अधिक कॉइलों होती है और प्रत्येक ग्रुप में कॉइलों का केंद्र एक ही होता है, तब इसे कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक वाइंडिंग। तो जब वाइंडिंग के एक कॉइल ग्रुप में 2 या 2 से अधिक कॉइलें होती हैं और प्रत्येक ग्रुप में कॉइलों का केंद्र एक ही होता है तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग। प्रत्येक ग्रुप में कॉइल पिच बराबर नहीं होती है, इसलिए एक दूसरे को ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर न होनी चाहिए। इस वाइंडिंग में क्योंकि कॉइल पिच समान नहीं होती है, इस वाइंडिंग में कॉइल पिच समान नहीं होती है और ग्रुप के प्रत्येक कॉइल पिच में 2 स्लॉटों का अंतर होता है। इस ग्रुप के प्रत्येक कॉइल पिचों में 2 स्लॉटों का अंतर होता है, अतः कॉइल स्पिन भिन्न भिन्न होने के कारण कॉइलों को डालते समय अधिक मेहनत करना पड़ता है। लेकिन वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए अधिक स्थान होता है। इस वाइंडिंग का प्रयोग सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग में किया जाता है और इसे सेट वाइंडिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। अब बात करते हैं स्केन वाइंडिंग। स्केन वाइंडिंग जो होता है, स्केन वाइंडिंग में पहले एक बहुत लंबी कॉइल तैयार करते हैं जिसे स्लॉटों में डाला जाता है और मोड़ने के बाद इसे दोबारा पास वाले स्लॉटों में डालते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग जो होता है, इस वाइंडिंग के कॉइल एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं और इसलिए इसे फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग कहते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग के प्रत्येक ग्रुप में केवल एक कॉइल होती है। फ्लैट लूप ओवरलैप्ड या चैन वाइंडिंग। फ्लैट लूप ओवरलैप्ड या चैन वाइंडिंग। फ्लैट लूप ओवरलैप्ड या चैन वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में कॉइल पोल या फेज एक से अधिक होती है जिसकी पिच भिन्न भिन्न होती है और कॉइल एक दूसरे पर चैन के आकार में चढ़ी होती है। स्क्यू वाइंडिंग, इस वाइंडिंग की 2 कॉइल साइड असमान होती है, उसमें फैलाव के लिए अधिक स्थान होती है। अब बात करते हैं, यह जो होता है अपर साइड, यह होता है लोअर साइड। ये पिक्चर्स ए में दिया गया है वह एक बास्केट वाइंडिंग, यानी कि यह जो होता है हमारा कौन सा वाइंडिंग है? बास्केट। जो टोकरी की तरह होता है उसके बास्केट वाइंडिंग कहा जाता है। यह जो है हमारा, इसे बोला जाता है डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग। इसे बोला जाता है डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग। यह डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग है और यह जो है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है, इसे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बोला जाता है। और यह स्क्यू वाइंडिंग है, जो सी पिक्चर्स नंबर है, यह स्क्यू वाइंडिंग है। और पिक्चर्स जो डी जो दिया गया है, यह है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। यह है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग और इसे बोला जाता है फ्लैट लूप ओवरलैप्ड वाइंडिंग बोला जाता है। और इसे बोला जाता है स्क्यू वाइंडिंग। इसको बोला जाता है क्या? इसे स्क्यू वाइंडिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्क्यू वाइंडिंग। और इसे स्किन वाइंडिंग बोला जाता है। और यह जी नंबर जो है,
यह डायमंड कॉइल वाइंडिंग है, यह डायमंड कॉइल वाइंडिंग है। और हमारा जो लास्ट का जो है, यह जो है इन्वॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग या नोक्लेट वाइंडिंग बोला जाता है।